भाग दौड़ के दिन जिंदगी में यदि आप अपने आप को 8 से 10 घंटे निकाल कर किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके मन से पढ़ाई कर लेते हो तो ये आने वाला साल आपके लिए पूरी ज़िंदगी और पूरा इतिहास बदल देगा। आपने अपने जीवन में 25 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल कुछ भी किया है, उस पीछे की चीज़ों को वहीं पे छोड़ के आज ही के आज पे छोड़कर कल के भविष्य की चिंता न करते हुए आज से हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कितना अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, कितना हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हमारा प्रोग्रेस आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और अभी हम लोग यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों का टारगेट सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने 16 दिन का टारगेट सीरीज़ कर दिया है। लेकिन यदि आप पहली बार देख रहे हो तो ये आपके लिए मतलब कोई ये नहीं है कि 16 दिन बीत गए हैं। आज 17वें दिन से जुड़ो, हर दिन नया चैप्टर जुड़ता है, हर दिन एक नया नया चैप्टर मिलता है। तो आज से भी आप अपनी पूरी तैयारी करोगे तो आप पीछे के जो 16 दिन खत्म हो गए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आज से भी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आज से भी आप टोटली अभी 45 दिन का सफ़र है ना, 17 दिन ही हुए हैं टोटल। अभी समझ लो 28-29 दिन का समय है अभी भी। तो आप आज से भी इसको कंप्लीट, आज ही डायरी निकालो, डायरी पे इसको नोट करो कि मुझे आज क्या पढ़ना है दिन भर में। आज से अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर आप समझ लो बहुत सारे लोगों से आप आगे चले जाओगे। जो लोग टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं करते और जो टाइम टेबल बेस्ड पढ़ाई नहीं करते उनमें और एक जो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो पढ़ता है उसको बंदे को ये पता ही नहीं होता कि मेरे कौन से सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में कौन सी एरिया वीक है, कौन से स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि उसे यही नहीं जानकारी है कि मुझे कौन कौन से चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। अगर मैथ स्टार्ट करेगा वो बंदा मैथ ही पढ़ेगा 4 घंटे 3 घंटे, हिंदी स्टार्ट करेगा 2 घंटे 3 घंटे हिंदी की बुक ही पढ़ेगा, या फिर एक दिन पूरा उसी को पढ़ते रह जाएगा और उसको पार्ट वाइज डिवाइड करके नहीं पढ़ेगा, जिससे उसका पूरा सब्जेक्ट खराब हो जाएगा। और यही काम आप भी करते थे, हम भी करते थे। लेकिन जब से टारगेट बनाना स्टार्ट किया, जब से टारगेट बना बना के पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तब से इंप्रूवमेंट देखी गई है। और आप लोग खुद इंप्रूवमेंट के साक्षी हो। जो लोग अभी साथ में जुड़ के तैयारी कर रहे हो, आप लोग अभी वीडियो को रोक करके नीचे कमेंट करो कि क्या आप लोग में इंप्रूवमेंट हुआ है। 5%, 10%, 20% अपने आप को खुद आंको। यदि आपने ईमानदारी से फॉलो किया होगा, आप नीचे ये भी लिखोगे कि कितना परसेंट आपने ईमानदारी से फॉलो किया और उसके कंपेयर में कितना आपकी ग्रोथ हुई। जैसे मैं कोई भी टारगेट बनाता हूँ उसमें आपने कितना दिन प्रॉपरली, 90 डेज वाला जो हुआ था उसमें आपने कितना प्रॉपरली फॉलो किया, ये 45 डेज वाला जो चल रहा है इसमें प्रॉपरली आपने कितना दिन मेहनत किया, और उसके अनुसार आपके सिलेबस में यानी आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके कार्यशैली में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, उसके कंपेयर में आप मुझे कमेंट करके अभी बताओ, ताकि दूसरे लोग उस कमेंट को देखें तो समझें कि इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है। और आप ये भी बताओ कि जो आप पहले प्रिपरेशन करते हो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। मैं तो कहने को कह दूंगा, लेकिन आप लोग बताओगे, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, नीचे कमेंट करके डिटेल में जो भी बात है डिटेल में पूरी बात बताओ कि क्या आप में इंप्रूवमेंट हुआ है। बस आप 5 सेकंड से 10 सेकंड में एक कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके पूरा लिख दो ताकि दूसरी लोग इस कमेंट को देखें तो उनको पता चले कि क्या इंप्रूवमेंट होता है और कैसे तैयारी होती है ना। तो चलिए, हम लोग डे 17 पे थे। जैसे कि लाइव में मैं आके बता दे रहा हूँ इस समय, तो लाइव में आप 9:30 बजे जुड़ जाया कीजिए। 9:30 बजे रात में लाइव आकर के आप सभी लोग जुड़िए, और मैंने उसी में बता दिया हूँ। और कभी ऐसा हो सकता है कि मैं उसी में ही टारगेट बता के छोड़ दूँ, किसी दिन अपलोड ना करूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लाइव में ज़रूर जुड़ें। शुरुआती के जो 5 मिनट होते हैं उतना जुड़ जाओ, बाद में आप स्किप कर देना जिसमें बातें होती हैं, जिसमें बातचीत करते हैं हम। शुरुआत के जो 5 से 10 मिनट का टाइम है, वो 5 से 10 मिनट के टाइम में मैं टारगेट बता दूंगा, समझा दूंगा कहाँ से करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद आप स्किप करके जा सकते हो। ये लाइव की मैं बात बता रहा हूँ, तो मैं डेली उसमें ज़रूर टारगेट बता दिया करूँगा और इसमें PYQ के साथ टारगेट आपको अपलोड भी कर दिया करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैं इस साइड दिखा दूंगा कि आपको टारगेट क्या क्या मिला हुआ है, और मैं सामने इसको बोल भी रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, आपको घातांक एवं करणी करने हैं, यानी इंडिसेज एंड सर्च करने हैं, ठीक है। इंडिसेज एंड सर्च करने हैं, ये आप सर्च कर लेना, आप राहुल तेवतिया सर से कर लेना इसको। घातांक और करणी एक क्लास कर लेना। महामैराथन अगर होगी तो महामैराथन के करीब में कर लेना, या फिर अगर आप बुक से करते हो तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है कि आप बुक से करोगे तो आपको खुद से करना होगा। तो 40 से 50 या 60 क्वेश्चन कर लेना एक दिन में। मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता भाई, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 500 क्वेश्चन कर लूँ। क्यों?
करने को तो मैं भी कर जाऊँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ना है, और एक बात और, आपको एक ही बार में 50 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आप कैपेसिटी है तो 20 से 30 क्वेश्चन कर लो, अगर कैपेसिटी नहीं है तो 10 क्वेश्चन ही करो, 4 बार में करो। अभी मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग जैसे मैथ के 10 क्वेश्चन करने के बाद रीजनिंग के कर लेना 20 से 30-40 क्वेश्चन, वो तो कर सकते हो, रीजनिंग में उबाऊ भी नहीं लगेगा, जल्दी कर लेते हो, आधे घंटे में कर जाओगे। तो रीजनिंग के कर लेना, सीरीज के एनालॉजी के 40 क्वेश्चन कर लेना। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज है वो करने में क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से कर लोगे। तो 40 क्वेश्चन, उसके 40 या 50 क्वेश्चन आज श्रृंखला के करने हैं। देखो आप वीडियो में देख भी रहे हो, तो 40 से 50 क्वेश्चन करने हैं, उनको आप कर लेना, ठीक है। अब क्या करोगे, उसको करने के बाद वो जो फिर जब आप मैथ पे फिर आ जाना, मैथ में फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लगाना, तो 10-10-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आना पॉलिटी पे। पॉलिटी में आज आपको मूल कर्तव्य करने हैं। मूल कर्तव्य आप बुक से या नवीन शर्मा सर की वीडियो से कर लेना, ठीक है। नवीन शर्मा सर ने पॉलिटी पढ़ाई है, वहाँ से आप पूरा वीडियो कर सकते हो। RWSSC चैनल पर उन्होंने पॉलिटी पढ़ाई है, एक वीडियो में क्लियर बता देंगे, अच्छे से समझा भी दिए हैं, ठीक है। तो वो ओरिएंटेड है, वहाँ से कर सकते हो। और मैं एक वो प्रीफर करता था, तो मैंने इतना उसमें देखिए, क्योंकि मैं 2017 का जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें पता चल रहा है ना यार कि उसमें कितना लेंदी में, कितना बड़े बड़े में दे रहा है। 2021 वाले में भी बड़े बड़े में दिया है, लेकिन अगर ऑफलाइन पेपर हो रहा है और 17 वाले की तरह होगा, लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट PDF के ही चक्कर में पड़ गए तो यार कितना बात फंस जाएगी। तो मैंने कुछ दिन तो पढ़ाई की उस वाले चैनल से, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ उसमें उतना ग्रोथ, मतलब उससे मेरे को ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उतना बढ़िया नहीं परफॉर्मेंस हो पा रहा है। तो मैंने कहा नहीं भाई, नवीन शर्मा जो प्रतिष्ठित चैनल है वहाँ से पढ़ना बेटर होगा, है ना। इसलिए मैंने वो आज के देख रहे हो फोटो में मैंने काट भी दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने किया तो बहुत शॉर्ट में लगा, उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको मैंने कट भी कर दिया। तो आप नवीन शर्मा सर से पढ़ सकते हो, अच्छे टीचर है, बढ़िया टीचर है ना। और जितना पढ़ लिए वो तो ठीक है, वो रिवीजन के लिए बेस पे हो गया, PDF ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो क्या करना, बट हाँ जितना है उतना उसको पढ़ जाना। और लेकिन नवीन शर्मा सर से एक बार पढ़ लेना, बढ़िया टीचर है भाई। टीचर्स की बढ़िया जो होते हैं उनकी बात ही अलग होती है ना। अब इतना शॉर्ट में था कि मैं खुद में देख देख के मैं परेशान हो गया, यार इतना शॉर्ट में कैसे हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं। मूल विधि में दहेज प्रदेश से अधिनियम करना है, राम सर की वीडियो करनी है। उन्होंने ये सब वीडियो जो है ना 1 शॉट में ही करवाए हुए हैं, एक 2 वीडियो में ख़त्म करवा दिए हैं। और वैसे भी मूल विधि के हर एक चैप्टर को मैं 2 दिन देता भी हूँ। या फिर आपके पास वो बुक तो होगी ना, बुक नहीं आपके पास, हाँ वो बुक जो मूल विधि वाली है वो बुक भी आपके पास होगी, जो चाहे वो क्या नाम है उसका, अंकित भाटी सर वाली बुक है, सॉरी फॉर दैट, अंकित भाटी सर वाली बुक है, या फिर आपको पूर्वालोकन वाली जो घटना चक्र वाली बुक है, वो दोनों में से कोई होगी जिससे उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। बढ़िया बुक है, दोनों बुक हैं। अब आते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आपको अव्यय करना है, और अव्यय की क्लास मैंने कराई है अभी इस वीडियो इस टारगेट के जस्ट बाद, ये इसी में नेक्स्ट जब पढ़ोगे तो मैंने करवाया हुआ है अव्यय। अव्यय बहुत अच्छा चैप्टर है, और उससे क्वेश्चन भी देख लेना कैसे कैसे पूछे हुए, मैंने अभी कराया, उसको पहले रिकॉर्ड कर लिया, फिर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कराया, उसको कर लेना आप, है ना। उसके पार्ट 1 किया हूँ, पार्ट 2 में 2 पार्ट में करने जा रहा हूँ। पता है 12:30 बज गए हैं रात के, और अब इसको एडिट करूँगा तो 1:30 बज जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग को टारगेट अपलोड कर दो, इसलिए लाइव जुड़ जाया करो। मैं अब धीरे धीरे लाइव में शिफ्ट होऊंगा। लाइव में क्या होता है, मैं डायरेक्ट आके अपनी बातें बता देता हूँ, आप लोग सुन लेते हो, और इसमें एडिट वेडिट वाला सिस्टम नहीं बनता, इसलिए पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है ना। तो आप समझ रहे हो ना, मेन पर्पज़ हमारा है नॉट यूट्यूबर बनना, मेरा मेन पर्पज़ है सरकारी नौकरी लेना। और मैं इसी ध्येय से इसको किया था कि मेरी रेगुलरिटी बने, लेकिन अगर मेरी रेगुलरिटी इसकी वजह से ख़राब होगी तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा फिर, है ना। आप लोग समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी मैं 45 दिन तो कंप्लीट करवाऊँगा ही। और पर्यायवाची का आज डे 4 है, तो पर्यायवाची आप इनकी बुक से कर सकते हो। देखो मैंने तो ये खरीद लिए भाई, आदित्य से पढ़ रहा था, थोड़ी सी उबाऊ लग रही थी, कहा नया बुक खरीद लूँगा, कुछ दिन पढ़ लूँगा। भाई देखो एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम के साथ मजाक तो नहीं कर सकता, है ना। तो इसमें देखो कहाँ है पर्यायवाची, पर्यायवाची है इनके वाले में, यूनिवर्सल बुक वाले में पर्यायवाची है आपका 337 पेज नंबर पे। तो देखो 337 नंबर पेज पे क्या दिया हुआ है, 257, 355, हाँ जैसे दिया है, जैसे इसमें ना देखो, इसमें ये पूरा एक ये चैप्टर दिया हुआ है, ये पूरा पेज दिया हुआ है ना। इसमें 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, है ना, इतना पेज दिया हुआ है। देखो तो ये 2 पेज और 2 4 पेज और एक 5, और इधर का थोड़ा सा दिया हुआ है, तो ये 6 ही मान लो। लेकिन मैंने 5 दिन का टारगेट दिया था, तो एक दिन में आप 1 पेज को पढ़ लेना। देखो याद करने की तो बात मैं नहीं कह सकता, याद नहीं हो सकता यार, बहुत है ना, बहुत है, इसलिए याद तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ पढ़ते रहोगे
फिर रिवीजन करोगे, फिर पढ़ लोगे, फिर रिवीजन करोगे, तो एक बार कम से कम पढ़े तो रहोगे ना। अगर आप एक बार पढ़े भी नहीं हो तो फिर कहाँ से कर पाओगे, ये भी तो बड़ी बात है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। जैसे कि अब आज है चौथा दिन, तो चौथे वाले पेज पे आते हैं, 1 2 3 और चौथे पेज पे स्किप मत करना वीडियो को, 2x पे कर लो, 1x पे कर लो और उसको देख लो। मैं तो एक भाई की तरह आपसे बात करता हूँ। जैसे यहाँ से प्रणय से लेकर के यम तक है, तो प्रणय का है स्नेह, प्रीति, अनुरक्ति, अनुराग, प्रेम। प्रणय का क्या होता है? प्रेम, रीति, अनुरक्ति, अनुराग, प्रेम। मित्र का क्या होता है? सखा, मित्र, दोस्त, सुहृदय, हमदम, वयस्य। वयस्य मित्र का क्या होता है? सखा, मित्र, दोस्त, सुहृद, दम, हमदम, वयस्य। ऐसे करके लर्न करना है। जैसे जैसे मान लेते हैं प्रयोजन है, तो प्रयोजन को कैसे सर्च वो रिवाइज करेंगे? प्रयोजन का पर्यायवाची क्या होता है? हेतु। प्रयोजन हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, अभिप्राय। हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, अभिप्राय, मतलब, आशय, तात्पर्य। मतलब, आशय, तात्पर्य। तो अब एक बार फिर से आंख बंद किए हुए हम लोग एक बार देखें, प्रयोजन का क्या होता है? हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, अभिप्राय, आशय। हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, अभिप्राय, आशय, आशय, तात्पर्य, मतलब। ऐसे पढ़ लेंगे बस। ऐसे ही आंख बंद बंद कर करके पढ़ना पड़ता है। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ भाई, आप लोग कैसे पढ़ते हो देख लेना, और आप मुझे कमेंट करके बताना कोई बेस्ट विधि हो तो मैं भी करने लगूंगा, है ना। और वो पीछे जो सेट लगवाया हूँ उसको कर लो। चलिए अब ले चलता हूँ हिंदी वाले पे क्लास कर लेते हैं, ठीक है। और इधर आपने सारा नोट कर भी लिया होगा, चलिए जल्दी देख लेते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग अव्यय पढ़ेंगे, क्योंकि अव्यय हमको मिला हुआ है और आज अव्यय ही कंप्लीट करना है। तो अव्यय हिंदी का पार्ट 1 आज कंप्लीट करना है, तो हम लोग भी आज पार्ट 1 अव्यय को लेंगे, ठीक है ना। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो उस क्वेश्चन को करेंगे। PYQ क्वेश्चन होंगे जो भी भर्ती बोर्ड ने पूछा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसे ही इतने इंपॉर्टेंट होंगे ताकि आप लोग इसको आराम से जब भी हो तब आराम से तैयारी करके इसको पढ़ाई कर सकते हो और अपना बेहतर कर सकते हो। बेहतर, ये बेहतर के लिए किया जा रहा है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऐसा लगेगा कि आप विशेषण पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं, ये अव्यय है और अव्यय को पढ़ना है आपको, ठीक है ना। भाषा और भेद से इस पार्ट 1 में क्या क्वेश्चन कह रहा है? हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित पद को पहचानिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, यानी प्रतिदिन क्या है हमारा? तो प्रतिदिन हमारा अव्यय है। अव्यय क्या होता है ये भी याद रखना। अव्यय वो होते हैं जो किसी कारक, लिंग, वचन किसी के अनुसार बदलता नहीं है, वही हमारा क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। मतलब किसी के द्वारा बदले ना, वो अव्यय होता है। ये बताओ, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करो, है ना, जो रेखांकित शब्दों में से अव्यय के भेद हो। सबने उससे कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा, ठीक है ना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा। इसमें किस प्रकार का अव्यय है? कौन सा अव्यय है इसमें? क्या विस्मयादि बोधक अव्यय है, या संबंध बोधक अव्यय है, या क्रिया विशेषण अव्यय है, या समुच्चय बोधक अव्यय है? तो जो लेकिन वह सबने उसे कहा, ये एक समुच्चय बोधक अव्यय है। कैसा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उसे बताएं। ये एक बात और भी याद रखनी है, आप क्वेश्चन का आइडिया देख लो कि किस प्रकार से पूछ रहा है। 4 विकल्पों में से ये कर लो, अव्यय कितने होते हैं, ये एक आइडिया आप पहले देखो। आइडिया ये देखो कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। हम सबसे बड़ी मेरा दिखाने का मतलब मोटिव ही यही है कि आपको ये पता चले कि आखिर में ये क्वेश्चन पूछ कैसा रहा है, मिल कैसा रहा है क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो ये देख लो आप कैसा क्वेश्चन पूछा इसने कि सीता के आगे रमा खड़ी है। किसके आगे? सीता के आगे रमा खड़ी है। ये किस प्रकार का विशेष अव्यय है? तो ये अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सीता के आगे रमा खड़ी है, इस वाक्य में आगे शब्द कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है। कालवाचक आगे है, पीछे है, क्या किधर है। लिंग, वचन काल और कारक के विपरीत के रहित होते हैं, विकार के रहित होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। वे अव्यय जिन्हें संज्ञा या सर्वनाम या संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें देखेंगे रमा जो सीता है, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो इसमें एक संबंध दिखा रहा है ना सीता से रमा के बीच में, कि इससे आगे खड़ी है ना। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम सीधे अव्यय कहते हैं। यही हमारा डिफिनीशन है, और डिफिनीशन को ही सीधा पूछ लिया था, ठीक है ना। याद रखना ये सब सारे प्रीवियस ईयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने होते हैं ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, अविकारी शब्द भी कहते हैं इन्हें, ठीक बात है। उसने यह काम उसने ही किया हो गया। इस वाक्य में ही क्या है? उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? ही एक निपात है ना। उसने ही एक निपात है। क्वेश्चन जैसे थी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये सब क्या है? निपात है। निपात किसे कहते हैं?
किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। यानी किसी भी शब्द पे अगर आपको भार देना है, आपको उसको कहना है कि नहीं ये है, यही तो है, यही तो थी, उसमें यूज, बड़े यहीं तक सफर है हमारा, वहीं तक, मतलब वहीं तक खत्म, तो उस पर जोर दिया जा रहा है, इसकी वजह से वो कहलाते क्या हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। हर्ष, दुख, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को क्या कहते हैं? ये सब विस्मयादि बोधक होते हैं, निपात उपात होते नहीं है, विस्मयादि बोधक होते हैं। ठीक बात है ना। मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? मनोभाव को सूचित करने वाले किस शब्द के बोधक होते हैं? तो ये होते हैं मनोभाव के, जो अभी मैंने बताया, जो मन के भावों को उत्पन्न करते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं। अरे वाह, आह, छी 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 आदि, ओ माय गॉड कहा जाता है ना। तो याद रखना विस्मयादि बोधक के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोद बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक और संबंध बोधक। कौन कौन से होते हैं? हर्ष बोधक एक बार फिर से याद रख लेना, विस्मयादि बोधक के टोटल 7 भेद होते हैं, जिनमें से हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोद बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक, संबोधन बोधक इत्यादि ये सब हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे, है, ए, ओ आदि निम्नलिखित किस प्रकार का अव्यय है? ये अभी मैंने बताया, एकदम जस्ट अभी बताया किस प्रकार का है। ये आश्चर्य बोधक अव्यय है। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ऐसे ही नहीं करोगे। ये जो ऊपर है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सभी का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये किताबों में भी बहुत जल्दी नहीं मिलता। तो विस्मयादि बोधक के 7 अव्यय हैं और इसमें से तिरस्कार बोधक देखो कौन सा है, आश्चर्य बोधक देखो कौन सा है, शोक बोधक कौन सा है, हर्ष बोधक कौन सा है, ये सारी चीजें पूछा है। जस्ट इसके नीचे ही क्वेश्चन पूछ दिया कि अरे, है, ओ देखो शोक बोधक ये किसमें है? ये सब के सब आश्चर्य बोधक में है। ठीक है। अरे हाँ, ऐसा बोला जाता है ना, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। अव्यय के लिए कौन सा कथन सही है? अव्यय कौन से होते हैं? अव्यय जानते हो, कुछ सोचना ही नहीं है, ये अविकारी शब्द होते हैं। इनमें चाहे संज्ञा या सर्वनाम या लिंग किसी भी तरीके से इन्हें कुछ भी बदल नहीं जाता है, ये बदला ही नहीं जाते। ठीक है ना, इसलिए अविकारी शब्द होते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? कालवाचक अव्यय का, कालवाचक अव्यय क्या? इधर उधर नहीं, दूर नहीं, यहां नहीं, तब एक क्या है? कालवाचक विशेषण है। तब क्या है? एक हमारा कालवाचक विशेषण है। ठीक है। देख लें कालवाचक विशेषण क्या होता है। वे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब, सदा, सर्वदा, हमेशा, शीघ्र, जल्दी, ये सब जो भी होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को जानते हो, अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है और मैंने कई बार इसको बता दिया है। ठीक है ना। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के परस्पर मिलने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? जिसमें 2 वाक्य शब्द मिल जाए या वाक्यांश मिल जाए या वाक्य मिल जाए, उस अव्यय को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। ये 2021 में पूछा हुआ है। जैसे साफ साफ लिखा है, 2 शब्दों, वाक्यों और वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि तथा, और, एवं, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं आ रहा होगा पहले से तो उसको आप लिख भी लोगे, डायरी में नोट कर लोगे, कॉपी में। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? स्थितिवाचक अव्यय कहाँ कौन सा है? तो इसमें से स्थितिवाचक अव्यय का यहाँ, जहाँ, वहाँ नहीं, बाहर। स्थिति कहाँ है? किधर है स्थिति उसकी? बाहर है, भीतर है, कहाँ है? उसकी स्थिति बता रहा है ना, तो ये स्थितिवाचक। इनमें से संबंध सूचक अव्यय कौन सा है? किसमें संबंध सूचक अव्यय का? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है, उसने परिश्रम किया इसलिए फल प्राप्त हुआ, मैं घर जा रहा हूं ताकि वह आराम कर सके। तो इसमें संबंध सूचक अव्यय किसमें संबंध बता रहा है? तो धन के बिना किसी का काम नहीं चल पाएगा, है ना। ये क्या है? हमारा संबंध सूचक अव्यय। देख लेते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है, वाक्य धन के बिना किसी का काम नहीं चलता में संबंध सूचक अव्यय है वे सब जिन संज्ञा शब्द के आगे आकर उस शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो याद रखना, संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय उन संज्ञा शब्द को कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं वे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के आगे आकर उस शब्द का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करते हैं। मतलब यहाँ आगे आ जाते हैं लेकिन इनका संबंध ये पीछे वाले वाक्य के साथ कर लेते हैं, यही संबंधवाचक होता है। ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा? विस्मयादि, विस्मय हो गया है ना, विस्मयादि बोधक में जैसे वहां नहीं, यहाँ वहां नहीं, जहां जहां नहीं, धन्य धन्य, अरे धन्य हो प्रभु, धन्य धन्य है आप, कहा जाता है ना। कितने कारण होते हैं? परिवर्तनीय होता है, अव्यय होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक के बारे में पूछा हुआ था।
वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता, इसमें अव्यय क्या है, अव्यय, वह काम करता नहीं, इसमें से कौन सा अव्यय पद है, तो जो नहीं जो है ना ये हमारा अव्यय पद है ना, वह का वो हो जाएगा, ऐसे भी कहा जाता है। और काम मतलब जो नहीं है ना यही हमारा, इसको चाहे लिंग हो या किसी भी प्रकार का इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय का भेद हो, कौन सा अव्यय का भेद है, आज दिन भर वर्षा हो रही है, दिन भर का मतलब है आप इस किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हो, वर्षा क्या कर रहे हो, विशेषण कर रहे हो इसके साथ, मतलब ये दिन भर वर्षा हो रही है, कंटिन्यूटी है, इसलिए इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण अव्यय, है ना, क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब आते हैं क्रिया विशेषण वाले पे, तो मैंने अभी 17 क्वेश्चन करा दिए, अब कल की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कर ली जाएगी, ठीक है ना। अभी पॉलिटी देख लो, हम लोग मानवाधिकार के बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यही पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाएंगे, रिपीटेड मोड में भी आएंगे, और इस बार ये जरूर आने वाले हैं, जरूर से जरूर आने वाले, इसलिए इन पीवाईक्यू क्वेश्चन को जरूर कर लेना, चाहे आपने कभी नहीं पढ़ा है फिर भी एक बार इसको जरूर कर लेना। एक बार करने से आपको सभी चीज़ें एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको तैयार है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, है ना। जब संयुक्त राष्ट्र आयोग बनी हुई थी उसके किसके नाम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो वो किया गया ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा, है ना, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया, इसका नाम बदल गया। कैसे, कब बदल गया, क्या हुआ, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने का जिम्मेदार है। इसका गठन 2006 में किया गया, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल, ठीक है ना, न ही मुख्य सचिव करता है, न ही मानवाधिकार के अध्यक्ष करते हैं, न ही राष्ट्रपति करता है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष और उसके सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति करता है आपका राज्य का गवर्नर करता है, यानी राज्यपाल करता है, ठीक है ना। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझ लेना कि राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है। हम लोग क्वेश्चन में गलत ये लगा सकते थे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना, और राष्ट्रपति जी भी गलत हो जाएंगे। राज्य के लिए कौन करता है, स्टेट का गवर्नर करता है। तो ये तो पुराने क्वेश्चन है, इसकी वजह से नहीं। राज्य के मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, यानी अगर आप बन रहे हो ना तो आपका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा, नहीं तो अगर आप मान लेते हैं 69 एज पे हुए तो आप साल ही भर के रहोगे, ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसके लिए सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या यूएन चार्टर को कहा जाता है, या नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को, या मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कहा जाता है, या मानवाधिकार का यूरोपीय सम्मेलन। ये देखो 2021 में पूछा हुआ है ये ऑप्शन, तो आंसर है कि जो मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र था जिसमें सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन राइट का जो घोषणा पत्र है, सार्वभौम घोषणा पत्र है ना, यूनिवर्सल घोषणा पत्र है, उसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। इसमें क्या कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार है जो कभी छीने नहीं जा सकते। यह है मानव की गरिमा और स्त्री पुरुष का समान अधिकार, यानी ये आपकी गरिमा जो है, आपका जो वैल्यू है, आपकी गरिमा है, उससे आपको नीचे नहीं गिरा जा सकता, और चाहे पुरुष हो या स्त्री हो इन सबको समान अधिकार दिया गया है। घोषणा के परिणाम स्वरूप 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार किया गया, और इस समय 193 देश हैं जिसका मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे कब इसका स्थापना हुआ था, 10 दिसंबर को। निम्नलिखित इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज का कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधक माना जाता है, मतलब इनमें से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसका जो कार्यान्वयन है ना वो गैर बाध्यकारी माना जाता है, मतलब अगर मशीनरी नहीं है ना तो आप उसके मतलब गैर बाध्यकारी, वो कोई मतलब वो वाली बात नहीं है, ठीक है, गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है बिना मशीनरी के। तो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवाद, नरसंहार के अपराध और रोकथाम की सजा पर सम्मेलन, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा, या फिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिवादन। तो ये किसके लिए है, मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। किसके लिए क्या है क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना गैर बाध्यकारी माना जाता है, किसे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को। कब ये बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को, ठीक।
देखो असर्शन और रीजन में दिया है, ये पक्का 2017 का क्वेश्चन होगा, मैं देख के बता सकता हूँ, नहीं 2021 का हूँ। चलो देखो, सभी मानव अधिकार सार्वभौम, अविभाज्य और अन्योन्यश्रित और परस्पर संबंधित है। रीजन क्या है? 1993 मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में इसी पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है, अच्छा ये दे दिया है कि ए है या बी है, तो इसका आंसर है डी, यानी दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी सही है ना। क्या था कि जो मानवाधिकार है ना, उस वो एक दूसरे से सब कुछ परस्पर संबंधित है, चाहे वो इंटरडिपेंडेंट हो, चाहे इंटर रिलेशन हो, चाहे इंडिविजुअल, मतलब आप वो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी अंदर से एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो सब एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। और ये किस पर जोर दिया गया, कब दिया गया? तो 1993 में इसके ऊपर जोर दिया गया, ठीक है ना। और ये भी याद रखोगे 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना वो जो हुई थी वो हुई थी, ठीक है। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें 30 अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। 30 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च कह रहा हूँ, कब ये लागू हुआ था? 10 दिसंबर, या कब बना था, कब घोषणा हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? तो एनएचआरसी की स्थापना हुई 1993 में। कब हुई? 1993 में, ठीक है ना। यानी भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। तो जो 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना था ना, उसी के तर्ज पे 12 अक्टूबर को 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। ये भी जानते हो आप कि जो इसके भी सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है 3 साल का होता है, या फिर 70 साल तक आप होंगे तो आप रिटायर ले सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रीय मानवाधिकार, राजकीय मानवाधिकार नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है क्या मुख्य न्यायाधीश के, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, केवल गृह मंत्री के ऊपर हाथ में है। तो इसे हटाने की जो पूरी की पूरी वो चीज़ें होती है ना, वो केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए बहुसंसद सदस्यीय निकाय है और एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। मानवाधिकार का कभी भी हेड बनेगा ना, तो जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होता है उसी को बनाया जाता है, जो रिटायरमेंट ले चुका होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति कब है? तो आप जानते हो, अभी मैंने बताया कि इसकी सेवानिवृत्ति कितनी साल की है? 70 साल की, या फिर आप 3 साल, जब 3 साल करोगे या फिर 70 साल तक अगर आप एज आपकी पूरी हो जाती है तो आपको हटा दिया जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 को बना था, ठीक है ना। और संशोधन कब हुआ था? 2006 में। निम्नलिखित में से किसी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार किसका? राज्य मानवाधिकार। तो राज्य मानवाधिकार जो है ना, वो कभी भी कौन हटा सकता है? उसे भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार हो और चाहे वो राज्य स्तर पर मानवाधिकार हो, इन दोनों को ही हटा सकता है, ठीक है। इसके पास, राष्ट्रपति के पास शक्ति है। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रथम अध्यक्ष वही होता है जो आप, ये तो अच्छा कौन है, तो ये तो गलत है क्वेश्चन, मतलब इस समय तो चेंज हो चुके हैं तो इनका तो देखना ही। मानवाधिकार 2020 का विषय क्या था? उस समय जब 2021 में क्वेश्चन आया था, तो आपको याद रख लेना है कि जो 2025 वाला होगा उसका क्या बनता है और उसी के अनुसार आपको याद करने होंगे। भारत का कार्मिक मंत्रालय में भारत सरकार की समन्वय एजेंसियां हैं। जो कार्मिक मंत्रालय है उसके अंदर कौन कौन सी एजेंसियां हैं, कौन सी उसमें भारत सरकार की एक एजेंसी है उसमें सम्मिलित है, तो वो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। डिटेल में पढ़ लेते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केंद्रीय सरकार की एक समन्वयकारी एजेंसी है जो विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, करियर विकास, स्टाफ कल्याण और सेवानिवृत्ति के पदों के संबंधित मुद्दों पर काम करता है और लोक उन्मुख आधुनिक प्रशासन का प्रक्रिया द्वारा व्यापार नियमों का आवंटन मंत्रालय के लिए आवंटन का परिभाषित करता है, ठीक है ना। चलिए, अभी तक हम लोग 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। आई थिंक इसमें अभी क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। ये बाकी 14 हम लोग कर दिया, मतलब 13 कर दिया, 13 दूना 26, 13 कल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। और अब देख रही हो कितना स्ट्रगल हो रहा है, तो स्ट्रगल तो करना भाई ज़िंदगी का नियम ही है। स्ट्रगल बिना कुछ भी जय जयकार नहीं होगी और बिना कोशिश किए तो हार हो ही जाएगी। इसलिए कहा जाता है एक बार जरूर भारत माता की जय लिख देंगे। और चलिए, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।